नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट में साइंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो ये ऊर्जा ध्वनि वाला चल रहा था, जिसमें हम प्रकाश पर आधारित प्रश्न जो है वो देख रहे थे। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या थी वो जो है वो 200 थी, जिनमें से अभी तक हम आपको 150 प्रश्न जो है वो करा चुके हैं पांचवें पार्ट में। तो पिछला पांचवा पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा छठा जो है वो पार्ट, और यहीं पर आधारित हमारे ये दो लास्ट के जो टॉपिक चल रहे हैं, इसी पर आधारित प्रश्न जो है वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 प्रश्न कह रहे हैं, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 जो है वो मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर है, उसको जोड़ा जाता है। तो परिणामी लेंस की क्षमता जो है वो क्या होगी। और डायोप्टर में जो है वो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। लेंस की क्षमता का सूत्र आपको पता होना चाहिए, P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f जो है ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे डायोप्टर होता है। ये जो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो होता है। यहाँ पर अगर सूत्र रखेंगे तो P बराबर 1/f रखेंगे। f की वैल्यू आपको फोकस दूरी ऑलरेडी दे रखी है 0.5, तो यहाँ से मान रखने पर क्या आ जाएगा 1/0.5। और साथ ही ये भी लिखा है कि अवतल लेंस जो है उसकी भी फोकस दे दी दूरी दे रखी है 1 मीटर। तो इसी में और आगे बढ़ा देंगे तो प्लस 1/, और ये जो मान दे रखा है फोकस दूरी वाला ये, और साथ में माइनस में थोड़ा इधर जगह नहीं इस तरफ लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा 1/0.5 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1/1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस है, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, 5×1 5, 5×2 10, और यहाँ पर तो केवल -1 बचेगा, यानी कि 2 - 1 आपका लास्ट में 1 जो है वो डायोप्टर आंसर आ जाएगा। पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा कुछ सूत्र आपको पता होना चाहिए। लेंस सूत्र के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु की दूरी जो है आपको u दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी v दे रखी है और फोकस दूरी f दे रखी है, तो इनके बीच संबंध क्या होता है, लेंस सूत्र द्वारा इसको भी व्यक्त करते हैं। तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, एक ये सूत्र होता है। एक लेंस की क्षमता वाला p अब बराबर 1/f होता है। अधिकतर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और मैंने कि वहां पर क्लियर नहीं कर दी, आपको ये बता दूं कि मैंने भी मान माइनस में क्यों रखा था। तो जो उत्तल लेंस होता है ना, इसकी क्षमता आपकी सदैव धनात्मक होती है, तो इसीलिए इसका मान जो है वो प्लस में रखा था। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है, माइनस में। इसीलिए मैंने 1/0.5 प्लस लगा के ब्रैकेट में जो मान रखा था वो 1/1 माइनस में रखा था। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये मान माइनस में क्यों रखा था। तो आंसर आपका ए वाला है, सही होगा। 152 प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो प्रभाव है वो रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि 1/15 सेकंड आपका जो है वो सही हो जाएगा। इतने समय तक जो है ये प्रभाव बना रहता है। 153 प्रश्न कह रहा है, एफ और 2f के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो होता है वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक और उल्टा। 150 तक प्रश्न पहले देखे थे, तो 151 से 180 तक 30 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे, और बाकी बचे प्रश्न जो है वही लगभग 26 से 27 प्रश्न वो सबसे आखिरी वाले पार्ट में हम देख लेंगे। इन चार ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन वास्तविक और उल्टा जो है वो सही हो जाएगा। एफ और 2f के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा जो है वो होता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 154 की प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है क्योंकि बूंदों में परावर्तन होता है। इस यही प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, ये जो इंद्रधनुष हमको दिखता है ना उसका रीजन क्या होता है। बताइए, बूंदों में परावर्तन होता है, या छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की जो किरण है उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बूंदों में विवर्तन होता है, या बूंदों में द्वि अपवर्तन होता है। कई बार इतना लंबा नहीं लिखा रहता है, खाली एक एक वर्ड लिखा होगा कि कौन सी घटना होती है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या द्वि अपवर्तन। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। छोटी बूंदें जो होती है ना उनके द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यही रीजन होता है प्राथमिक
इंद्रधनुष की रचना का। 155 प्रश्न कह रहे हैं कि लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब या सीधा और आभासी प्रतिबिंब। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है, उत्तर की बात करते हैं तो आपका कौन सा सही होगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 156 प्रश्न कह रहा है कि बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण जो है वो क्या होता है। प्रकाश का विक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है, अवशोषण होता है या प्रकीर्णन होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही हो। बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन देखने का जो कारण होता है वो होता है आपका प्रकाश के व्यतिकरण की जो है घटना। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, प्रकाश, बी वाला ऑप्शन प्रकाश का व्यतिकरण। और व्यतिकरण को इंग्लिश में हम इंटरफेरेंस जो है वो कहते हैं। होता क्या है, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे हो और कोई माध्यम हो उसमें एक साथ एक ही दिशा में जो है वो गमन कर रही है, तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण ये करती हैं और परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो मूल जो तरंग थी ना उनके आयाम से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 157, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके केवल जूनियर सुपरटेट के लिए नहीं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बताइए तारों के टिमटिमाने का कारण जो है इनमें से क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर देखिए यही चीज ध्यान देने वाली है, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का आंतरिक जो है वो परावर्तन। तो इन घटनाओं चारों में से तारों के टिमटिमाने का क्या रीजन होता है। उत्तर की बात करते हैं तो आपका प्रकाश का अपवर्तन जो है वो होगा। तो एक्चुअल में होता ये ना कि प्रकाश जो किरणें होती हैं वो अलग अलग टेम्परेचर तापमान जो है उसके विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, प्रकाश किरणें जो भी आती हैं और हवा के जो घनत्व होता है उसको भी ये बदल देती हैं। तो घनत्व में ये जो परिवर्तन होता है ना वो प्रकाश के मुड़ने या झुकने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए तारों की टिमटिमाहट जो है हमें दिखाई देती है। तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आप इतना सीधे मेन याद रखिएगा क्योंकि जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। 158 प्रश्न कह रहा है कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित जो है वो रहता है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण, आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित जो है वो रहती है, वो चेंज नहीं होती है। 159 प्रश्न है, एक गोलीय उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो बनता है तो किस प्रकार का बनता है बताना है आपको। आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा या फिर वास्तविक और उल्टा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस हम आपको चैप्टर वाइज जो है वो कराते रहें। इससे पहले के नई प्रश्न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी टॉपिक वाइज हम प्रश्न आपको करा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो एक उत्तल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा जो है वो बनता है। और यहाँ पर ये चीजें जो है ना ये रटी नहीं जाती हैं, एक्चुअल में इन पर आधारित सब चित्र बनते हैं। जब आप डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं ना तो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि ये आपका उत्तल गोलीय दर्पण हमने ले लिया, ये इस टाइप से है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर पॉइंट लेंगे तो ये जैसे हमने ओ ले लिया तो ये आपका ध्रुव हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम फोकस दूरी ले लेते हैं, चलिए एफ, और यहाँ पर आपका सी जो है यानी कि वक्रता केंद्र ले लेते हैं। अब इस पर चित्र बनाने के लिए आपको वस्तु सामने रखनी पड़ेगी और उस पर बेस्ड यहाँ से लाइनें जाती हैं और एक परावर्तित होकर जाती है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर बनता है ना, जो प्रतिबिंब आपका बनता है लास्ट में, वो ये प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब आपका आभासी है, वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है। तो ये सारी चीजें यहाँ से जो है वो आती हैं। ए वाला आपका यहाँ पर तो उत्तर सही हो जाएगा। बहुत डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब एक सिंगल सिंगल टॉपिक वाले वीडियो, आपको अलग से इन सारी चीजों को समझना होगा। 160 प्रश्न कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का जो घुमाव कोण है वो जो है वो कितना होगा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका 2 थीटा जो है वो सही हो जाएगा।
एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का जो घुमाव कोण होगा वो 2 थीटा जो है वो होगा। अगला, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पण जो है उनके मध्य रखी गई है। अब समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देखेंगे। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र होता है कि जो प्रतिबिंब है या वस्तु के बीच, या यदि दो समतल दर्पण कोई भी थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये सूत्र होता है, बहुत ही आसानी से आप इससे निकाल सकते हैं। अब तो 360 तो ऐसे ही रख देंगे, थीटा की जगह आप 50 रख देंगे, यहाँ पर आप मान क्या रख देंगे, 50 माइनस 1 ऐसे ही। 360 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 आएगा। अब दशमलव में अगर मान आ रहा है तो आपको उसको ओवरऑल मान लेना है, क्योंकि ऑप्शन में वही है। तो 7 आएगा यहाँ से डिवाइड करके, और -1 है यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। ये 7.2 समथिंग आएगा, मैंने पहले ही आपसे कहा, पर आपको पूरा पूरा मान लेना है, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो आंसर सी वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। या तो पहले ना मान करके बाद में घटाने के बाद ओवरऑल मान लीजिए कि 6 पॉइंट, जब 7.2 समथिंग से 1 घटाएंगे तो 6.2 समथिंग आएगा, ओवरऑल उसे 6 मान लीजिए। अगला देखते हैं 162 प्रश्न, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, नीला, हरा, पीला या नारंगी, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक जो है वो होता है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका लाल रंग होता है, पर लाल रंग देखिए ऑप्शन में नहीं है। लाल रंग जो है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, पर लाल रंग नहीं है। तो लाल रंग के बाद कौन सा रंग आता है, तो वो आता है नारंगी। और नारंगी देखिए ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आपका डी नारंगी जो है वो सही हो जाएगा। इसी में ही और अगर आप बढ़ते जाएंगे तो नारंगी के बाद आपका पीला रंग आता है, फिर हरा रंग आता है, फिर नीला रंग आता है, फिर इसी प्रकार आगे जामुनी, उसी प्रकार लास्ट में बैंगनी, इस टाइप से चलता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसमें बैंगनी रंग, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर डी नारंगी आपका सही होगा। 163 प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि का एक रोगी है, 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस जो है वो होगा, कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं। दूरदृष्टि आप जानते हैं ना, निकट, इसमें जस्ट अपोजिट चलता है। दूरदृष्टि दोष अगर है तो उसमें जो व्यक्ति है उसको निकट का साफ नहीं दिखाई देता है, और निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर का। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे पास की वस्तु आपको स्पष्ट जो है वो नहीं दिखाई देती है। ये रीजन होता है। इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस जो है वो यूज किया जाता है। प्रश्न में कह रहा है 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को जो है वो नहीं देख पाता है, तो उसके लिए आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस कौन सा होगा, तो उसके लिए फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का वही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, 1/f बराबर 1/u प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि वो ऋणात्मक हो जाएगा, -1/v। अब यहाँ पर जो u है इसका मान देखिए प्रश्न में दे रखा है, u नहीं v का दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और u जो है वो तो आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान 25 रखेंगे, यहाँ पर जो है आपका 40 रखेंगे, और f जो है इसका मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो मान रखने पर आपका कुछ इस प्रकार से होगा, 1/f बराबर 1/u की जगह 25 और -1/40। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 और 40 एलसीएम 200, ऊपर 8 माइनस 5 आएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3/200 आएगा। तो 1/f की वैल्यू 3/200 आएगी। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से f की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200/3। ये आपका मान यहाँ से f का निकल आ जाएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आवश्यक लेंस जो है वो होगा। तो इन सभी चीजों को रख कर देते हैं, तो आप कहेंगे 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए होगा, क्योंकि उत्तल लेंस ही जो है लगता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 164 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितना दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। ये कौन सा दर्पण हो सकता है, ये पूछा गया है। समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल या केवल उत्तल, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ऑप्शन या समतल या उत्तल, ये जो है वो सही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है।
165 प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि मोटर गाड़ियों जो है उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। ये तो प्रश्न इतना फेवरेट है कि अधिकतर आपको जगह देखने को मिल जाता है। बताइए, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण जो है वो सही होगा। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड की वस्तुओं को देखने के लिए। 166 प्रश्न कह रहा है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक संख्या होती है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या ज्यादा है। तो वायु, जल, हीरा या कांच में सबसे अधिक अपवर्तनांक इनमें से किसका होगा। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि हीरा जो है वो सही हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है वो होता है। 167 प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। विवर्तन, प्रकाश के बिखरने के कारण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो किस घटना से ये आपका स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है वो दिखाई पड़ता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका प्रकाश का बिखरना जो है वो सही हो जाएगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश के बिखरने के कारण जो है वो दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य से जो आने वाली प्रकाश किरणें होती है ना, वो पृथ्वी का जो वातावरण होता है पूरा, उसमें प्रवेश करती हैं और वातावरण में छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे टकराती हैं और जब टकराती हैं तो उधर उधर फैल जाती हैं। प्रकाश क्या हुआ, बिखर गया। और वातावरण के जो कण होते हैं वो श्वेत प्रकाश के नीले रंग को क्या करती हैं, परावर्तित कर देती हैं। इसी कारण आकाश का जो नीला रंग है वो हमें दिखाई देता है। 168 प्रश्न कह रहा है कि डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में यूज किया जाता है। अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या अवतल, कौन सा सही होगा बताइए। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका अवतल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है कारों की हेडलाइट में यूज किया जाता है। 169 प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। बताइए, क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण और प्रकीर्णन अधिक होता है इस कारण, या सूर्य पर्वतों में से निकलता है इस रीजन से ये लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। कौन सा सही होगा, ऐसा क्यों होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल आपने देखा भी होगा। यही प्रश्न पूछा जाता है, उसमें प्रकीर्णन लिखा रहता है कि प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से डी वाला सही होगा। लाल को छोड़कर बाकी सभी जो रंग होते हैं ना वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें अधिक दूरी तय करती हैं और जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन आप बहुत कम होता है, आप जानते हैं। अभी मैंने बताया था कि उसमें तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम। तो इसी रीजन से सूर्य जो होता है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। 170 प्रश्न कह रहे हैं 140 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त करना हो। 12, 15, 8 या 10, कौन सा सही होगा। यहाँ पर सभी देखिए मान दे रखे हैं। एफ का मान आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। यू का मान आपको नहीं दे रखा है। वी का मान आपको प्रश्न में ही दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तीनों मान दे रखे हैं। सूत्र आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v लगाएंगे और सारी वैल्यू यहाँ से पुट करके u का मान निकाल लेंगे। अब बार बार प्रश्न एक ही टाइप के मैं नहीं करके बता रहा हूँ आपको, मैंने तरीका बता दिया। u का मान जो है लास्ट में -10 आएगा और ध्यान रखिए कि जो वस्तु की दूरी u है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो माइनस में ही आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 10, हालांकि प्लस में जो है वो दे रखा है, तो हम ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। 10 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर होगा। 171 प्रश्न है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वो प्रघटना कौन सी है। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे उसे हम ध्रुवीकरण के नाम से जो है वो जानते हैं। 172 प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला जो है वो व्यवहार करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताइए, द्विफेसी लेंस जैसा अभिसारी, अपसारी या शंक्वाकार। तो ये तो एकदम रट के रखिएगा, चार ऑप्शन में से आपका अपसारी लेंस सही हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला है मृग मरीचिका का कारण। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। बताइए, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है मृग मरीचिका।
ये एक प्रकार का दृष्टि भ्रम होता है। मृगमरीचिका जैसे दूर, आप जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जाएंगे ना, तो आपको ऐसा दूर पे लगेगा कि पानी भरा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो जो घटना है, इसके कारण जो है वो ऐसा प्रतीत होता है। 174 प्रश्न कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो जो है वो कौन सी होगी? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका 5500 एंगस्ट्रॉम जो है वो बिल्कुल सही होगा। 175 प्रश्न कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे, पानी, निर्वात या हाइड्रोजन, कौन सा सही होगा? इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, चार माध्यम दिए होंगे, पूछा जाएगा कौन सा जो है इसमें सबसे ज्यादा होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो चारों ऑप्शन में से तो निर्वात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अगर ध्वनि यहाँ लिखा होगा तो ध्वनि में निर्वात में संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। 176 प्रश्न कह रहा है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 90, 120, 340, 500 सब मान सेकंड में दे रखे हैं। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से तो आपका लगभग लगभग 500 सेकंड तक का जो है वो समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में। यही मिनट में पूछा जाता है तो 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं 30 सेकंड ऐसे ही लिखा रहता है। तो ये 500 सेकंड को आप मतलब 500 को 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में तो 8.33 समथिंग आएगा, तो उसी के ही नियर बाई होता है। 177 प्रश्न है जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके वो क्या कहलाता है? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या फिर विट्रियस। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से तो ट्रांसपेरेंट आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 178 प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस से संबंधित होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण या फिर अपवर्तन। टिंडल प्रभाव बताना है आपको किससे संबंधित होता है। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से तो प्रकीर्णन आपका जो है वो सही हो जाएगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। होता क्या है अच्छा प्रकाश का ये टिंडल प्रभाव? तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी जो माध्यम है ना उससे होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और जो प्रकाश का मार्ग होता है वो दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश की यही घटना को हम टिंडल प्रभाव जो है वो कहते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। 179 प्रश्न कह रहा है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बताइए चार ऑप्शन में आइंस्टाइन, प्लांक, न्यूटन, फेराडे, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे प्लांक जो है इनका था क्वांटम सिद्धांत, और 1900 ईस्वी में उष्मा विकिरण के संबंध में ये क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हुआ था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद के जो प्रश्न है हम आपसे भी पूछेंगे, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 180 प्रश्न आपका है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम जो है वो होता है? बैंगनी, पीला, नीला, लाल, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। किस रंग का विचलन जो है वो कोण सबसे कम जो है वो होता है? उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका बिल्कुल लाल रंग जो है वो सही हो जाएगा। लाल रंग का जो है वो सबसे कम जो है वो होता है। सभी प्रश्न समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो दिखाई देता है काला, नीला, नारंगी, लाल। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लाल। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जो सभी चैप्टर यानी जो चैप्टर चल रहा है उसके सभी प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे, और आंसर भी ये वाला जो है हम आपको तब बता देंगे। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में। लाइव टाइमिंग और मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव टाइमिंग है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, उस नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।